तो चलिए साथियों, अगेन आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चलते हैं जी नए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की तरफ, जिसका नाम है स्टेमिना बूस्टर। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है साथियों, स्टेमिना बूस्टर। कल हमने वुमेन शक्ति के बारे में जाना, आज हम जानते स्टेमिना बूस्टर जूस के बारे में। आज हम जानेंगे स्टेमिना बूस्टर जूस की सामग्री, इसमें क्या क्या चीजें डली हुई है, इसके फायदे क्या है, इसका इस्तेमाल कौन कौन किस तरह के लोग कर सकते हैं। तो ये जो स्पेशल है, ये मेंस प्रोडक्ट है। ये वुमेन के लिए नहीं है। ये पुरुषों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सिचुएशन, उनकी शारीरिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। तो मैं लक्ष्मी चंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का। स्टेमिना बूस्टर जूस है, किन लोगों को लेना चाहिए साथियों? स्टेमिना बूस्टर जूस पुरुषों के लिए एक शक्तिशाली जूस है। इस जूस में बहुत ही शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और खनिजों को शामिल किया गया है, जो पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक हो सकते हैं। जिसमें किस तरह के पुरुष यूज कर सकते हैं? जिन पुरुषों को थकान और कमजोरी महसूस होती हो पूरे दिन में, दिन भर में थके थका महसूस होता हो काम करने के बाद, और शारीरिक रूप से मानसिक रूप से जिनको कमजोरी होती है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टेमिना बूस्टर जूस का फायदा उठा सकते हैं। शारीरिक रूप से कमजोर पुरुष, शारीरिक रूप से सक्रिय पुरुष भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा दौड़ भाग करते हैं, खेल कूद करते हैं, एथलीट होते हैं, जिम जाने के शौकीन लोग, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करने के शौकीन लोग इस जूस का फायदा ले सकते हैं। जो पुरुष यौन स्वास्थ्य में सुधार चाहते हैं, वो पुरुष भी इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन पुरुषों को पाचन से जुड़ी समस्याएं हैं, पेट साफ नहीं होता, कब्जी रहती है, कभी पेट में कब्जी बन जाती है, कभी दस्त लग जाते हैं, तो वो लोग भी इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारी डिजीज होती है पुरुषों के अंदर, उन सभी प्रकार की डिजीज में स्टेमिना बूस्टर जूस का यूज किया जा सकता है। जिसमें सिगर पतन हो गया, नपुंसकता, कामेच्छा की कमी, पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर, हार्मोनल इनबैलेंस और इन्फेक्शन यानी संक्रमण रोग, जिसमें यौन संक्रमित रोग है, जैसे गनेरिया जैसी बीमारियां और क्लेमिडिया जैसी बीमारियां, सिफिलिस जैसी बीमारियां, इनमें आप ले सकते हैं। गनोरिया में गनोरिया वायरस होता है और क्लोमीडिया में क्लोमीडिया वायरस होता है। बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड कर देते हैं, हमारे रिप पुरुष रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। तो उसमें इन्फेक्शन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। अब इसमें किस किस तरह की औषधियां डाली गई है, तो साथ ही पुरुषों के लिए बहुत ही रामबाण उपाय बनाया गया है ये, जिसमें मोती भस्म डाली गई है। साथ ही भस्म का हमारे देश में, हमारे आयुर्वेद के अंदर बड़ा ही जबरदस्त इस्तेमाल किया गया है। और हमारे ऋषि मुनि परंपरा, हमारे वैज्ञानिक लोग, बड़े ही जो ऋषि मुनि थे बहुत ही वैज्ञानिक लोग थे, और उन्होंने भस्म का निर्माण किया। शंकर भगवान के माथे पे आपको तीसरा नेत्र दिखाई देता है, और बोला जाता है कि जब सृष्टि का प्रलय समय आएगा तो शंकर भगवान तीसरे नेत्र से सब कुछ भस्म कर देंगे, यानी कि सब कुछ राख हो जाएगा, राख। भस्म यानी कि राख, इंग्लिश में बोले तो एस। और सब कुछ भस्म हो जाएगा, यानी सब कुछ विलीन हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और भस्म एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी आयुर्वेदिक
प्रक्रिया होती है जिसके जरिए हम बहुत बड़ी ऊर्जा को हम छोटी सी जगह में संग्रहित कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं, और उस ऊर्जा का अच्छे से फायदा ले सकते हैं। साथ ही जो लोग मंदिर के अंदर बाबाओं को बोलते, बाबा ने राख दे दी, भस्म दे दी, कुछ बाबा अपने, साधु बाबा, नागा बाबा, बहुत सारे बाबा, नागा बाबा अपने तन के ऊपर, अपने शरीर पे, अपनी बॉडी के ऊपर भस्म लगा लेते हैं, तो लोग, बहुत सारे लोग उनको अनपढ़ या बेवकूफ या पागल या तरह तरह के अन्य अन्य शब्द समझते हैं। लेकिन उन लोगों से बड़ा और उन लोगों से बुद्धिमान वैज्ञानिक शायद ही कोई होगा, क्योंकि वो आज शायद हमें नहीं समझा सकते कि भस्म का क्या यूज है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भस्म जो है वो एक औषधीय है, गुण है, उसमें औषधीय गुण होते हैं। आप मंदिर में या किसी बाबा के पास जाते हैं तो आपको भस्म यानी राख दी जाती है। तो वो जो राख है, वो ऐस जो है, वो गुणों की खान होती है। क्योंकि जब हमारी बॉडी को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, तो गलने के बाद वो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, नेचर में विलीन हो जाती है वो। तो जलने के बाद आपने देखा होगा, इतना बड़ा 80 किलो का, 100 किलो का इंसान वापस 150, 200, 250 ग्राम राख में तब्दील हो जाता है। तो हमारे आयुर्वेद के अंदर भस्म का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। भस्म एक ऐसी चीज है कि हमारी बॉडी में जहां जहां कमी, जहां जहां रोग होते हैं, वहां जाके सटीकता से ये काम करती है और उस चीज को दूर करती है। लेकिन काफी तरह की भस्म बनाई जाती है। हमारे आज जो मॉडर्न साइंस है, उसने खनिजों के लिए यानी मिनरल्स के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, और मेटल्स के लिए ये विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, इस तरह की मेडिसिन बनाई है, जो कि हम इनको अननेचुरल मानते हैं हमारी बॉडी के लिए। लेकिन नेचुरल तरीके से हम अपनी बॉडी के अंदर जो धातु की कमी रह गई है, यानी धातु बोले तो मेटल मेटल, मिनरल्स बोले तो खनिज पदार्थ, जिन खनिज पदार्थों की और मिनरल्स की पुराने समय में कमी रह जाती थी। यानी हमारी बॉडी के अंदर जिंक भी है, कॉपर की भी जरूरत होती है, और सोने की भी जरूरत होती है, चांदी की भी मात्रा होती है हमारे शरीर के अंदर, लोहे आयरन की भी मात्रा होती है। आप सब जानते हैं हेमोग्लोबिन के अंदर सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा होती है, और बहुत सारे लोगों ने आयरन की टैबलेट्स भी खाई होगी, और मिनरल्स की टैबलेट भी खाई होगी कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की जरूरत है। तो ये सारी जो खनिज यानी मिनरल्स और मेटल्स यानी धातुओं की जो कमी रह जाती, तो हमारे ऋषि मुनियों ने मिनरल्स और मेटल्स की कमी को पूर्ति करने के लिए भस्म का निर्माण किया था। और भस्म एक आयुर्वेदिक प्रक्रिया है जिसके जरिए 6-7 स्टेप्स होते हैं। किसी भी चीज की भस्म बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे नहीं कि किसी को लोहा दे दिया और आयरन दे दिया और खा ले, क्योंकि वो लोहा नहीं खा सकता डायरेक्टली। किसी को कैल्शियम पकड़ा दो और डायरेक्ट खा ले तो वो शायद उसको नुकसान कर सकता है। तो उसकी एक प्रक्रिया है, शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया होती है आयुर्वेद के अंदर, उस तरीके से वो भस्म तैयार की जाती है। तो साथियों, सोचो कि हमारे ऋषि मुनियों ने, प्राचीन लोगों ने, कितने वैज्ञानिक लोग थे कि जो मिनरल्स, जिन मिनरल्स का हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं दवाई के रूप में, जिन धातुओं का, मेटल्स का हम लोग दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में आज इस्तेमाल करते हैं, वो लोग प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से उस समय ही बना लेते थे। और वो प्रक्रिया आयुर्वेद में आज तक परंपरा चली आ रही है साथियों।
तो ये भस्म का मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि किस तरीके से भस्म होती है। आयुर्वेद में सिर्फ दो चीजों की भस्म बनाई जाती है। पहली चीज है मेटल्स, यानी धातु, जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि आदि अन्य अन्य प्रकार के धातुएं। और ख- खनिज यानी कि मिनरल्स, जैसे कैल्शियम हो गया। तो इस तरीके से ये भस्म बनाई जाती है साथियों, इन दो चीजों की। अब हमारे इस प्रोडक्ट में जो डाली गई है वो डाली गई है मोती भस्म। आपने मोती को पहनने के लिए भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। और मोती के अंदर कैल्शियम की खान होती है, कैल्शियम की भरमार होती है, जो हमारे ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। हमारे अंदर जो ऊर्जा कम हो गई है उसको पूरा करता है। वंग भस्म इसमें डाली गई है, जो कि पाचन शक्ति और हमारी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। लोह भस्म यानी कि जैसे मैंने बताया आयरन को इसमें डाला गया है, जो हमारे शरीर के अंदर, आपको पता है कि लगभग होमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर लोहे की मात्रा, आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें आयरन जो है, हम वो काम करता है स्फूर्ति के लिए। फुर्ती के लिए शरीर के अंदर जिन व्यक्ति लोगों के अंदर, जिन पुरुषों के अंदर ढीलापन रहता है बॉडी के अंदर और आलस्य रहता है, दौड़ नहीं पाते, भाग दौड़ नहीं कर पाते, उनके लिए लोहो भस्म साथियों इसमें डाला गया है। शुद्ध सलाजित डाला गया है। सलाजित अपने आप में वरदान है। आप लोग सब जानते हैं कि सलाजित का इस्तेमाल वर्षों से आज भी करते हैं लोग। तो शुद्ध सलाजित इसमें डाला गया है। जिनसेंग एक बहुत अच्छा पुरुषों के लिए, महिलाएं भी यूज कर सकते हैं इनको, जिनसेंग को यूज करते हैं। तो जिनसेंग एक अदरक की तरह देखने वाला एक जो है जड़ होती है, रूट होता है। तो उस रूट को स्फूर्ति के लिए, ताकत बढ़ाने वाली औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। केसर है, आप सब जानते हैं केसर गर्म होता है, केसर की प्रकृति गर्म होती है। और सर्दियों के अंदर केसर केसर खाया जाता है, जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर कमजोरी है उसको गर्म करने का काम करता है। अश्वगंधा, आप जानते हैं कि हमने अश्वगंधा के बारे में थोड़ा पढ़ा भी था, बताया भी था मैंने, जो ताकत के लिए जाना जाता है। सफेद मूसली, जिन लोगों को शिगर पतन की परेशानी रहती है, स्वपन दोष रोग रहता है पुरुषों के अंदर, तो उसके अंदर भी सफेद मूसली बहुत रामबाण चीज है। गोखरू भी, पुरुषों के मूत्र संबंधी रोग, बहुत ज्यादा यूरिन पास नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, या जो एक उनका कह सकते हो कि कमजोरी उनको महसूस होती है, और सपन दो जैसी बीमारियां उनको है, या टॉयलेट के साथ साथ ही उनका जो शुक्राणु है वो किसी कारणवश बाहर आ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उसके लिए गोखरू का बहुत बड़ा इस्तेमाल है आयुर्वेद के अंदर। स्तावरी, महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी बहुत शानदार चीज है। मैंने स्तावरी का प्रयोग बताया था आपको पीछे। कोच के बीज, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत करने में, यौन स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए पुरुषों के लिए बहुत ही जबरदस्त औषधि है। जायफल, जो कि हमारे पाचन को, पेट को साफ रखता है पेट के लिए, और हमारे मस्तिष्क के लिए लाभकारी है। अदरक, जो कि पाचन और इम्यूनिटी बूस्टर है। अकरकारा, जो दांत और मसूड़ों के दर्द के लिए फायदेमंद है। विदारी कंड है इसके अंदर डाला गया, जो कि अगेन ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, ताकत प्रदान करता है। लवंग, लौंग इसमें डाला गया है, जो आप जानते हैं लौंग जो प्रकृति होती है वो एंटी बैक्टीरियल होती है, और पाचन और सांस संबंधी फेफड़ों के अंदर जो समस्या है उसको दूर करता है। दालचीनी इसमें डाली गई, जो मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ गया उसमें सुधार के लिए काम आता है। गोंद पेंटर, यानी गोंद जो त्वचा के अंदर घाव नहीं भर रहे हैं उसके लिए काम आता है। प्लस में हमारे शुक्र को मजबूत करता है, गाढ़ा करता है, जिससे शीघ्र पतन जैसी समस्या रुकती है। जो कि हरियाणा के अंदर गोंद के लड्डू भी बनाए जाते हैं। और एलोवेरा रस, जो अगेन ग्वारपाठा, गिरध कुमारी, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, जो कि त्वचा के रोग, सोराइसिस हो गया और पिंपल्स हो गए, फोड़े फुंसी हो गए, उनके लिए लाभदायक है।
साथियों कुछ ऐसे प्रोडक्ट है आयुर्वेद के अंदर जो लगभग कॉमनली हमारे अलग अलग प्रोडक्ट में मिल जाएंगे, लेकिन आपको बातें देखने से मेरी, हमने जब भी बातें की सभी प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको सेम सी लगती होगी कि इसमें भी वही चीजें डलती है, इसमें भी साथियों। और सब चीजें पाचन से जुड़ी चीजें, आपको ऐसा महसूस भी होता होगा कि सब चीजें पाचन से जुड़ी है, पाचन को मजबूत कर रही है, इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही है, दांत मतलब ऊर्जा के स्तर को बढ़ा रही है। और ये हमारे इस प्रोडक्ट की बात नहीं, सभी प्रोडक्ट की बात है। लेकिन फिर भी साथियों ये पुरुषों के लिए स्पेशल बनाया गया है। और देखो, जब हमारी इम्यून सिस्टम सही रहेगा, हमारी पाचन क्रिया सही रहेगी, हमारा दिमाग सही रहेगा, तो फिर सीधी सी बात है, हम लोग बीमार होंगे ही नहीं, है ना। तो इनका कोई नुकसान नहीं है, वरना एलोपैथिक हर मेडिसिन का नुकसान होता है साथियों। तो इतनी सारी चीजें डली गई है। अब स्टेमिना बूस्टर का लाभ जो है क्या क्या है, मैंने बताया। ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए, जिसमें मोती बसम और शिलाजीत जिनसेंग है, विदारी कंड है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार, वो अदरक और गोखरू सलाजित करता है। यौन स्वास्थ्य में सुधार, पाचन से जुड़ी समस्या, मानसिक स्फूर्ति, त्वचा के रोगों के लिए, घावों के लिए, कमजोरी और थकान को दूर करेगा। ये आपकी यौन समस्याओं को दूर करेगा, जो भी आपकी, जैसे पुरुषों के अंदर शुक्राणु की कमी हो जाती है किसी कारणवश, जैसे महिलाओं में होती है, उसी तरीके पुरुषों में भी हो जाती है। और थके थका महसूस करते हैं, और चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, और एक उनका जो शादीशुदा जीवन है वो निराशा भरा रहता है, तो उसके लिए भी ये एक आशा की नई किरण उनके जीवन में देगा। इसके अलावा त्वचा से जुड़ी समस्या जैसे सूजन, दाने हो गए हैं, तो उसमें भी काम करता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जो युवा लोग हैं जिनकी उम्र 21 से 35 साल की उम्र है, वो 10 ml स्टेमिना बूस्टर जूस खाना खाने से 1 घंटा पहले या बाद में दिन में 3 बार ले सकते हैं। जो लोग पेशेवर लोग हैं, काम काज करने वाले लोग हैं, 36 से 60 साल जिनकी उम्र है, वो 20 से 30 ml स्टेमिना बूस्टर जूस खाना खाने से 1 घंटा पहले या बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 60+ है, वो 20 से 30 ml स्टेमिना बूस्टर जूस वही सेम खाना खाने से 1 घंटा पहले या बाद में दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो समायु स्टेमिना बूस्टर जूस पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से है, और इसे किसी भी चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए हमेशा एक योग्य चिकित्सक से परामर्श लेके ही इसका इस्तेमाल करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसका पूरा फायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच साथियों।